नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि महत्वपूर्ण विषय सामाजिक अध्ययन को। यह विषय आपका 50 नंबर का आता है। इस वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद बहुत सारे विषय की वीडियो आने वाले हैं जो आपके परीक्षा से पहले आएंगे और सभी विषय की वीडियो ऐसे आएंगे जिसका क्वेश्चन आपको परीक्षा में बिल्कुल सेम क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। ये वीडियो जो आपका फर्स्ट डिवीजन सीरीज के तहत आ रहा है कि सारे सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा एग्जाम सर स्टडी है जिसमें जुड़कर आप सारी पीडीएफ ले सकते हैं, यानी सारी वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप अच्छे से रिवीजन भी दोबारा कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको भविष्य में सारी वीडियो मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा पहला है, रॉलेट एक्ट क्या है। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत ध्यान से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। चलिए देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट एक्ट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट एक्ट समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट नाम से जाना जाता है। यानी कि इस नियम से एक्ट से ऐसे नियम बनाए गए कि यानी कि जो आंदोलनकारी थे हमारे साथी, यानी कि हमारे जो गुजर गए आंदोलनकारी थे, उनके लिए ऐसा नियम बनाए कि भैया कि बिना मुकदमे से वो लोग जेल में डाल दिए जाते थे और अपना जो आंदोलन है नहीं कर पाते थे, जिसे एक काला कानून भी कहा गया, यानी कि इसे काला कानून नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे भारतीयों के लिए बहुत विरोध में था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। यानी कि जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। और ये कब हुआ था भैया? जो जलियांवाला बाग हमारा है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब राज्य में अमृतसर यानी कि स्वर्ण मंदिर में हुआ था। और कौन था? जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। किसने चलवा दी थी? जनरल डायर ने 79 लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। आंकड़ों की अगर बात करें तो भैया आंकड़ा इतना सही नहीं है, क्योंकि आंकड़ों से ज्यादा भी लोग उसमें मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसक असहयोग मार्ग अपनाया गया। यानी कि आपको जैसे कि पता है कि गांधी जी एक अहिंसावादी थे, यानी कि उनको हिंसा पसंद नहीं थी, तो इसमें अहिंसक असहयोग मार्ग अपनाया गया। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड घटना कहां हुई थी। अगर बात करें चौरी चौरा कांड की तो भैया ये घटना कहां हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। कहीं की किताब में आपको 4 फरवरी मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आंसर अगर विकल्प में मिले 4 फरवरी तो 4 फरवरी टिक कर देना, नहीं तो 5 फरवरी टिक कर देना, क्योंकि ये कहीं पर 4 फरवरी मिलेगा, कहीं 5 फरवरी, लेकिन ज्यादातर आपको 4 फरवरी ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए 4 फरवरी ज्यादा टिक करना। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। यानी कि क्या हुआ था इसमें? ये हुआ था भैया कि जो आंदोलनकारी थे बहुत ज्यादा हो गए थे इकट्ठे, तो उन्होंने क्या किया था कि पुलिस के साथ हमला कर दिया था। कहां पर? गोरखपुर जिले में थाना था। उन्होंने ऐसा किया कि भैया 22 पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 3 नागरिक भी मारे गए थे। कितने? 3 नागरिक भी मारे गए थे भैया, और 22 से 23 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट की कोई 2 सिफारिशों का वर्णन कीजिए। पहली कौन सी थी देख लेते हैं, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। ये किसकी रिपोर्ट थी भैया? ये नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी। दूसरी देख लेते हैं क्या दिया है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। यानी कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, जैसे कि यूपी हो गया, इसकी भाषा अलग हो, तमिलनाडु की भाषा अलग हो, ऐसे बहुत सारे राज्यों की अलग अलग भाषाएं हों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, जो कि आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वर्ण मंदिर में, जहां पर अमृतसर के बगल में स्वर्ण मंदिर भी है, वहां पर भी ये जलियांवाला बाग हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22 का मूल उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भैया अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग ना करना था। क्या था? कि जो अन्यायी शासक था
कौन थी? अंग्रेज थी, जो ब्रिटिश शासक थी, उनका सहयोग ना करना, असहयोग आंदोलन का मतलब था। और ये बंद क्यों कर दिया गया था? इस 14 फरवरी को 1922 को बंद कर दिया गया था क्योंकि चौरी चौरा कांड में बहुत सारे पुलिसकर्मी और लोग मारे गए थे, जिससे गांधी जी आहत होकर इस आंदोलन को बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंसा फैले। वो एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही है जो हमने आपको बताया है। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? चौरी चौरा घटना से दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि हिंसा करने से कुछ भी नहीं पाया जा सकता, हमें भैया अहिंसा से ही सब कुछ प्राप्त करना है। ये गांधी जी के वाक्य थे, उनके वचन थे, उनके प्रवचन थे। चलते हैं दोस्तों, काकोरी कांड क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, यानी कि उन्होंने इस एसोसिएशन का गठन किया धन के अभाव में, यानी कि इस एसोसिएशन के पास धन नहीं था, अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया। यानी कि उस टाइम सरकार जो किसकी थी? अंग्रेजों की थी, उनका खजाना लूट लिया गया। यही हमारा क्या है? काकोरी कांड है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लाहौर कांड से आपका क्या आशय है, इसके बारे में जान लेते हैं। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। जैसा कि आपको पता है कि इन पर लाठी बरसाई गई थी और लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। तो इनका बदला लेने के लिए किसने किया? भगत सिंह और राजगुरु ने 1928 को लाठी बरसाने वाले को, मतलब उनको अधिकारी को हत्या कर दी थी। और 23 मार्च 1931 का लाहौर में इन क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। कहा जाता है अगर गांधी जी अगर मना कर देते तो इनको फांसी नहीं दी जाती। इसमें गांधी जी थोड़ा भी सहयोग कर सकते तो इनकी फांसी बच सकती थी, लेकिन गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। तो उन्होंने कहा इन्होंने हिंसा की है तो इनको आप फांसी दे सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय है? साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई, जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भारतीय नहीं थी, यानी भारतीय नहीं था, और इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ नारा जोरों से गूंजा। यानी कि भारत के लिए ही नियम बनाए जा रहे थे, भारत के लिए शासन हो रहा था, लेकिन भारत का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया था, जो कि एक गलत था, जिसीलिए नारे वापस के लगाए जा रहे थे। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते को समझाइए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप का लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड ध्यान से देख लीजिएगा। और इस समझौते से ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया, यानी कि जो कांग्रेस है उसका पद इसमें बढ़ गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के क्या बिंदु थे, इसके बारे में जान लेते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा के बिंदु निम्न प्रकार हैं। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सामुदायिक निर्णय की घोषणा। और दूसरा क्या है? 3 विशेषज्ञ समितियां, जैसे कि आपका है वित्त है, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठन हुआ। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना हुई। और चौथा इसमें है 2 मुस्लिम प्रांतों, जैसे आपका एक हो गया उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध का गठन हुआ। और जान लेते हैं पूना एक्ट के बारे में। पूना एक्ट क्या है? पूना एक्ट के बारे में हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में तय किया गया था। कब किया गया था भैया? सितंबर 1932 में तय किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, क्योंकि सम्मेलन सारे हैं भैया लंदन में ही हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी? इसकी अवधि की अगर बात करें तो भैया प्रथम गोलमेज सम्मेलन की नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। कब चला था? 1930 से 31 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। अगर बात करें, एक था आपका क्या? नरम दल, एक था गरम दल। ये आपके कौन से हो गए? ये भैया नरम दल वाले नेता हो गए, यानी कि उदारवादी जो नेता थे ये हमारे यही थे। महात्मा गांधी थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, दादा भाई नौरोजी थे, और कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो हमारे उदारवादी नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, यानी कि भारत कहाँ पर स्थित है, ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। अगर इसकी बात करें तो भैया यह उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट तथा उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तथा उत्तरी अक्षांश तथा
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये हमारी ग्लोब में भारत की स्थिति है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, अगर इसकी बात करें तो भैया भारत का भौगोलिक स्थल कितना है, 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान के जनजीवन को समझाइए। उत्तर का विशाल मैदान जनजीवन की दृष्टि से खुशहाल तथा विकसित आबादी वाला भाग है। इस भाग के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सभी सुविधाएं तथा बड़े बड़े भव्य नगर आवागमन के साधनों से भरपूर जनजीवन है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर यह भाग सभी प्रकार की सुविधाओं से तथा भौगोलिक दृष्टि से खूब फैला फूल रहा है, अर्थात उत्तर का विशाल मैदान संपूर्ण समृद्धि का द्योतक है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के जनजीवन का तथा प्रमुख नगरों को समझाइए। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर जनजीवन के बारे में देख लेते हैं। इस भाग में आबादी बहुत छितरी बसी हुई है। कैसी है? बहुत छितरी बसी हुई है। यहाँ गांव और शहर दूर दूर बसे हुए हैं। पथरीली जमीन होने से यहाँ की गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर गर्मियाँ क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर पथरीली जमीन है। तालाब तथा पोखर सूख जाते हैं। बरसात में कम वर्षा होती है। आला तथा कजरी के गीत गाए जाते हैं। पश्चिमी पठार भागों में ब्रजभाषा तथा बुंदेली तथा पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके प्रमुख नगर कौन कौन से हो जाएंगे। नगर आपका झांसी आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा, उज्जैन आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, नागपुर और औरंगाबाद, हैदराबाद, मैसूर, अंबर, कोपरगांव, पूना आदि ये सारे नगर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने तथा विकसित करने के लिए निदेशालय की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने तथा उन्हें विकसित करने एवं उन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कब की गई भैया? 1955 में भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। किसकी? भूतल एवं खनिकर्म की स्थापना 1955 में की गई। इसको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपका पहला हो जाएगा ललितपुर, 10 जिले हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं? जालौन है दूसरा, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर और सहारनपुर, झांसी तथा इलाहाबाद को खनिज बहुल जिला घोषित किया, जिसको हम अब प्रयागराज नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप क्षेत्र कौन से हैं? इसके बारे में देख लेते हैं। खनिज पदार्थ के निक्षेप में क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर में हिमालय पर्वत का पार्श्वी भाग और दूसरा हमारा है दक्षिण पठारी भाग और जिसे बुंदेलखंड का पतार कहते हैं। चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया? भारत में वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। ये आपका 2016 में क्वेश्चन आया था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देख लेते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार और जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, यानी कि ये हमारे क्या हो गए? 1857 संग्राम के कारण हो गए। अगर आपका ये क्वेश्चन लघुत्तरी में पूछा जाता है तो आपको इसको हेडिंग बनाना है। ईसाई धर्म का प्रचार हेडिंग डाल देंगे, इसके बारे में आप डिटेल में लिख देंगे। और जातिवाद की उपेक्षा दूसरी हेडिंग, चर्बी लगे कारतूस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहली हेडिंग में भी डाल सकते हैं। भेदभाव नीति में सारी हेडिंग बना के आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। अगर अति लघुत्तरी पूछा जाएगा तो आप ऐसे इसको आंसर दे सकते हैं। रानी अवंतीबाई कौन थी? इनके बारे में जान लेते हैं। ये रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। किसकी? विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ब्रह्म समाज के सिद्धांत की अगर बात करें, पहले जान लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये की थी आपकी किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने? की थी इसकी स्थापना भैया 1828 में। कब की थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसके अलावा अगर बात करें आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। किसकी स्थापना? आत्मीय सभा की थी राजा राम मोहन राय ने। इनके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या दिए थे? ईश्वर भैया एक है। कितने हैं? ईश्वर एक है। और क्या दिया है? उसकी पूजा के लिए मूर्त की
पूजा की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ईश्वर के लिए आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूजा का अधिकार सभी को है। पहले क्या था कि भैया कुछ लोग नहीं जा सकते थे, यानी कि जो पिछड़े नीचे लोग थे उनको मना किया जाता था, लेकिन ये जातियों का सिस्टम भैया है बहुत खराब होता है। और सभी ने बताया इसके बारे में, चाहे आपका ब्रह्म समाज हो, चाहे आपका गांधी ने हो, चाहे आपका कोई भी हो, जातियों का कोई भी समर्थन नहीं करता और नहीं भी करना चाहिए। और चौथा आपका दिया है भैया, आत्मा नजर अजर अमर है। क्या है? अजर अमर है। ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। जातिवाद और छुआछूत के विरोधी है। बिल्कुल सही है पॉइंट। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? अगर बात करेंगे तो ये भैया कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, जिसे हम आयरिश बोल सकते हैं। और ये क्या थी? ये प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी थी? अध्यक्ष थी। यानी कि ये अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि प्रथम थी, क्योंकि महिला थी। ये प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अगर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई और इसकी स्थापना का श्रेय ए हो होम को दिया जाता है। किसे? ए हो होम को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर इसको आंसर हम आपको बता चुके हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। यानी कि बहुत सारे नेता थे, इसमें ये भी लोग शामिल हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए, इसके बारे में जान लेते हैं। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम हो जाएंगे। मानसूनी जलवायु सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं जो है भैया, वायु तापमान हो जाएगा आपका, ठीक है, तापमान, वायु दाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट वायु धारा किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, किधर बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उसे हम जेट वायु धारा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया